स्वागत है सभी लाडले बच्चों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल पे। मैं हूं मनीष कुमार और सीरीज जैसा कि प्रॉमिस किया था हमने कि सर हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हम एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसके अंदर लगभग जो हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। सर सीरीज तो अपनी फायर सीरीज चल रही थी, फायर सीरीज के अंदर एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, लेकिन वही बात कि सर कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं है बच्चों। ध्यान से सुनना, एक नई सीरीज के साथ एनर्जेटिक शुरुआत कि सर कल जो हाफ ईयरली का पेपर आने वाला है हमारा राजस्थान बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड स्टेट बोर्ड जो आपका आरबीएसई बोर्ड का जो पेपर रहने वाला है साइंस का, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सर हाफ ईयरली में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी बुक आपकी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो एंड तक बने रहना, और लाइक वाइक का तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ एंड तक बने रहना, वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है बच्चों। तो जो कल क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने एकदम से जो कल प्रकट होंगे, एकदम से पेपर आने के बाद जैसे ही पेपर प्रकट होगा और आपको पता चल जाएगा कि यार ये सर ने कहीं ना कहीं कल क्लास में बता दिया था। ठीक है बच्चों, करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का फ्रैक्शन सेगमेंट उठाएंगे, फिर हम बायो का सेगमेंट उठाएंगे और फिर हम फाइनली फिजिक्स के सेगमेंट को टच करते हुए एनर्जी थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि सर थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, वो एनर्जेटिक वो वाइब नहीं आ रही है, तो बेटा लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारे के सारे चैप्टर्स को यहाँ क्या करने जाएंगे, डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहली बात बता दूं कि पैटर्न बिल्कुल एज इट इज जैसा कि हमेशा बनता है वो ही रहने वाला है। सारे बच्चे एक बात को लॉक कर दे कि कल जो पेपर आने वाला है, कल पेपर ट्विस्टेड नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं अपनी बात, कल पेपर ट्विस्टेड नहीं आएगा, पेपर सटीक आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट पेपर आएगा। स्ट्रेट पेपर का मतलब ज्यादा आपको उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप उलझोगे तो सिर्फ जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट्स होते हैं, आपके एमसीक्यू है, उनमें आप उलझ सकते हो, लेकिन कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर कर जाए। बड़े क्वेश्चन सारे टच होंगे, लेकिन और कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 1 मार्क के क्वेश्चन भी हम सारे के सारे आज के लेक्चर में डिस्कस कर लें। बहुत बोलिए सर, बहुत बोलिए, टॉपिक पर आ जाओ लाडले बच्चों। सबसे पहला सेगमेंट आपका रहने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कौन सा चैप्टर है, फटाफट बताओ। सबसे पहले तो जो भी बच्चा अभी तक वीडियो को स्टार्ट कर चुका है और मेरी सारी की सारी बातें, उसने तमाम बातें सुन ली है, कान खोलकर आंखें खोलकर वीडियो देख रहा है, तो बच्चों ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो तू एक कॉपी लिया भाई, सबसे पहले तो एक कॉपी लिया, कॉपी के साथ में एक पेन लेके आ और एक ब्लैक पेन भी लिया, और देखो हाथों हाथ उन क्वेश्चंस को नोट करने हैं, क्योंकि चीजें चैप्टर सारे रिकॉल करने हैं। सारे चैप्टर्स अगर मुझे रिकॉल करने हैं तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्पीड अप होऊंगा। सारी की सारी चीजें पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं लूंगा, क्योंकि आपको भी बताया कि सर अगर वन शॉट में अगर 2 घंटे लग सकते हैं किसी वीडियो में, तो सोचो सर आप 2-3 घंटे में सारे चैप्टर्स कैसे करवाओगे। तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा स्पीड अप होके चलना पड़ेगा। कर दे स्टार्ट, कर दे स्टार्ट, बिल्कुल सर। स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्टिंग फेज की अगर मैं बात करूं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो ये कोई कभी कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बच्चों आपसे, कभी नहीं पूछा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपने एक वर्ड सुना होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नाम सुना होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों ये थोड़ा सा आपको देख के जाना है, ज्यादातर क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन एक बार हम इस टॉपिक को देखकर जाएंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि सर अगर मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट कोई भी, अगर मेरे पास रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिख दी A+B, और बच्चों यहाँ कंपाउंड बन रहा है मेरा C, तो जो मेरा रिएक्टेंट का मास है यानी मास ऑफ रिएक्टेंट और जो मास ऑफ प्रोडक्ट है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यही होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर नहीं पता है तो पढ़ना है आपको। बस हम सिर्फ क्वेश्चंस बताने आए हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने आए हैं। यहाँ पर कोई कंप्लीट लेक्चर नहीं रहने वाला है कि बस भाई तू ये पढ़ ले बस, अब कुछ होना ही नहीं है। ये क्वेश्चंस पढ़ ले सब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि सर जब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ जाए, यानी कि हर एक एलिमेंट का मास, इधर एक एग्जांपल बता देता हूं बच्चों में, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, आपको याद भी होगी कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO।
तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये अभी बैलेंस्ड स्टेट में नहीं है। बैलेंस्ड स्टेट में क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां पर भी मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां ऑक्सीजन के दो एटम है और यहां ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसे बैलेंस करना होगा और इसको मैं 2 से क्या कर दूंगा बच्चों? मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 ऑक्सीजन हो जाती है और बच्चों यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कितनी हो गई? 2 सर, ये सारी चीजें हमारे पड़ी हुई है तो यहाँ पर भी बच्चों आपको क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बनता है। पहले भी पिछले साल से पिछले साल हाफ ईयरली में क्वेश्चन बन गया था कि सर ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी, सर जो आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, यानी कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है बच्चों, इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं और ये चीज एग्जाम में पूछी गई थी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अनबैलेंस्ड होती है उसका नाम होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ज्यादा एनर्जी नहीं डालूंगा क्लास के अंदर, नहीं डालूंगा क्योंकि बच्चों कल की ही बात है, कल ही पेपर होने वाला है और मैं अगर ऐसे एनर्जी डालता रहूंगा तो शायद हम सारे के सारे चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। डन, चल सकते हैं, वीडियो बने रहना, आगे तक एंड तक देखना, हो जाएगा काम आपका। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको बैलेंस्ड कर देता हूं तो बच्चों अभी इसको बोला जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बच्चों आपने इसको बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। बच्चों एक छोटी सी बात बताना, मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं ले जाऊंगा, मैं बस ये बताऊंगा कि ये स्केटल केमिकल इक्वेशन थी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। क्या मैंने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई ट्रिक अपनाई? क्या मैंने यहाँ कोई एक नया फैक्ट लगा दिया, कोई एक फॉर्मूला लगा दिया इसको बैलेंस करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने जनरली यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, सॉरी इसके आगे 2 लिख दिया और इसके आगे भी 2 लिख दिया, जस्ट कॉमन सेंस लगा के। जस्ट थोड़ा सा सोचा और लगा कि यार यहाँ 2 लिख देना चाहिए और यहाँ भी 2 लिख देना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने माइंड में की और कर दिया। यानी कि कोई मेथड नहीं है बच्चों, यानी कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं होता है। हम जनरली एक मेथड का नाम यहाँ लिखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कि मनीष सर के माइंड में एक मेथड हिट किया, एक नंबर हिट किया और उन्होंने क्या कर दिया? ट्राई कर लिया, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि the method which is used to balance a skeletal chemical equation is known as hit and trial method। याद रह जाएगा बच्चों। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है बच्चों आपको वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दे, हो सकता है वो आपको एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दे और आपको बोल दिया जाए कि इस इक्वेशन को लाडले बच्चे तू क्या करके बता? बैलेंस करके बता। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिस करके जाना है। और जो आपकी बैलेंस करने के लिए अगर वो कोई भी केमिकल इक्वेशन देता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर वो कोई भी बैलेंस्ड करने के लिए अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन देता है तो बच्चों ध्यान से सुनना कि वो इक्वेशन आपकी बुक की ही होगी, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर ज्यादा जो आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, मेनली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहां से कई बार वो बैलेंस करने के लिए दे देता है। तो आपने जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है उन सभी को एक बार देख के जरूर जाना है कि उनको बैलेंस किस तरीके से किया गया है। डन बच्चों, आगे चल सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इन इक्वेशंस की बात होगी। सर करना क्यों जरूरी है? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? टॉपिक अगर पढ़ा था ना मैं, जैसे कि वन शॉट डाला था तो पूरा एनर्जी डाल दी थी क्योंकि चैप्टर एक ही था। बेटा यहाँ चैप्टर पूरा का पूरा बुक है यहाँ पर, ठीक है ना। और कोशिश ये रहेगी कि पूरी पूरी बुक डाल दे, कोशिश पूरी रहेगी कि पूरी पूरी बुक यहाँ पर हम कंसिडर कर ले। चले, और यहां से बाहर कुछ जाना नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगा। रीजन क्या होता है बेटा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो कई बार इधर उधर से आ जाते हैं, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई नई चीज नहीं होती। हाँ, जो क्वेश्चन क्या बनेगा इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उनके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर तो वो जो क्वेश्चन होगा वो आपकी नॉर्मल जनरल नॉलेज से ही हो जाएगा। एक नन्ना मुन्ना नालायक बच्चा भी उसको कर सकता है और अगर वो भी नहीं कर पा रहा है तो बेटा तू बिल्कुल सलंग नालायक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। तो कौन सा मेथड हो गया बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। अच्छा, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना? क्योंकि बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां मैंने देखा जब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी तो मैंने यहां देखा कि यार यहां पर ऑक्सीजन कितनी थी? 2 ऑक्सीजन थी लाडले बच्चों। यहां ऑक्सीजन कितनी थी? 2 थी। और यहां ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। यहां ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो 1 ऑक्सीजन मेरी कहां गई? क्या चोर ले गया? नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए? ऐसा तो हुआ नहीं बेटा कुछ कि सर इस ऑक्सीजन को कौन लेके चला गया? चोर लेके चला गया। ऑक्सीजन गई कहां? तो क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऑक्सीजन जा सकती है या कोई भी नई ऑक्सीजन आ सकती है? तो ऐसा नहीं होता। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास कैसा होना चाहिए?
सेम होना चाहिए, ये लॉ कहता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर मुझे ओबे करना है और इस लॉ की अगर मुझे बात माननी है तो मुझे उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बता दूं कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? स्टार्टिंग फेज से यहीं तक के क्वेश्चन बनेंगे। बात करता हूं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अपन बात करते हैं कि और कौन कौन सी रिएक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चों अगर मैं टाइप्स की बात करूं ना तो पहले ही एक क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में पढ़ के जाना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा लग रहा है हाँ कि सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकता है। हाफ पहले के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सर, वन शॉट में डाला हुआ है, वन शॉट वीडियो भी डाली हुई है, अगर किसी बच्चे को कंप्लीट लेक्चर देखना तो वन शॉट भी डाली गई है। बात समझ में आ गई क्या? अब सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है थोड़ा सा बता दूं बच्चों। होता कुछ भी नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ कि जैसे कि मेरे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन सा सल्फेट है ये? कॉपर सल्फेट CuSO4। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने आयरन के साथ। किसके साथ? आयरन के साथ। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ बच्चों? आयरन के साथ। होगा क्या लाडले बच्चों? होगा क्या, क्योंकि ये जो आयरन है ना बच्चों, ये जो आयरन है, ये जो आयरन आपको दिख रहा है, ये इस कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, ये इस कॉपर की जगह आ जाता है और कॉपर को वो उसकी जगह से हटा देता है, यानी कि FeSO4 बना लेता है, FeSO4 बना लेता है और कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है। ऐसी न जाने कितनी रिएक्शन में, सिर्फ एक बात करो, मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं ले जा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार नहीं ले जाऊंगा डिटेलिंग। सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ जाए। चले बच्चों आगे। बिल्कुल सर, एक ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है बच्चों वो ब्लू कलर का होता है। कौन सा? ब्लू कलर का। उसके अंदर अपन जब एक आयरन की नेल डाल देते हैं, आयरन की कील डाल देते हैं, तो ये आयरन की कील कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। तो कॉपर को उसकी जगह से हटा के आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट बना देता है, और ये कौन से कलर का होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर को बाहर कर देता है। तो इसने कहीं ना कहीं कॉपर को जाकर क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों लाडले बच्चों सुनना मेरी बात, इस बात को नोट करना, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इस बात को नोट करना आप कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना आपकी, वो पता नहीं कि इस बार ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रही है। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकती है, लेकिन लग नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के केसेस में, ये दोनों के केसेस में आपकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं बार एग्जाम में पूछी गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों एक एग्जांपल याद रखना है आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। ठीक है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम क्विक लाइम बोल देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना है, क्विक लाइम। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डाला जाता है, वाटर इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, इसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो होता क्या है कि यहां पर ये CaOH का होल ट्वाइस बना देता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड था, जब इसको पानी के अंदर डाला, जो कि ये क्विक लाइम था, तो जो CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। पढ़ के जाना, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। और यहां पर बहुत सारी बच्चों क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो बच्चों यहां सुनना कि यहां एक सब्सटेंस ये था, मेरे पास एक कंपाउंड ये था, फिर एक कंपाउंड ये था, इन दोनों कंपाउंड मिक्स हुए, इन दोनों कंपाउंड ने सिंगल कंपाउंड बना दिया। हम दो हमारे एक वाला से, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारा एक, यानी एक ही कंपाउंड बनेगा। जब एक ही कंपाउंड बनता है, यहां पर चीजें क्या हुई बच्चों? कंबाइन हुई है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल यही याद करके जाना। अब आप सर क्यों बता रहे हो कि एग्जांपल यही याद करके जाना? तो एक तो क्विक लाइन का फॉर्मूला याद करना, स्लैग लाइन का फॉर्मूला करना, एक और फॉर्मूला याद करना मार्बल का। मार्बल, तो मार्बल का फॉर्मूला होता है बच्चों CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये बीच में रह गया तो बता दिया मैंने। ठीक है बच्चों, दो रिएक्शन हो गई है, एग्जांपल आपको यही याद करके जाना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सुनना मेरी बात कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन
मैं यही एग्जांपल याद क्यों कर जाना। देखो बेटा इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर एक हीट निकल रही है, ये देखो बाहर क्या निकल रही है बच्चों, हीट निकल रही है। अरे एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट बाहर निकले, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट बाहर निकले, और जब बच्चों किसी भी रिएक्शन से हीट जब बाहर निकलती है ना, तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े बड़े बड़बड़ाते रहो, बड़बड़ाते रहो, ठंड पड़ रही है बेटा, ठंड पड़ रही है, बिल्कुल हृदय में बड़े बड़े बड़बड़ाते रहो कि सर कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि सर वहां से हीट बाहर निकल रही है। और जब बच्चों हीट बाहर निकलती है, जब हीट इवॉल्व होती है, जब हीट वहां से उस रिएक्शन में से बाहर निकल जाती है, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। याद रह जाएगा, कहलाती है बोल के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, नहीं बेटा, दिस रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी जहां से हीट बाहर निकले वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर आपने यही रिएक्शन क्यों बोली, क्योंकि बच्चों एग्जाम्पल चाहे कॉम्बिनेशन का हो, चाहे आपका एक्सोथर्मिक का हो, तो ये दोनों के अंदर ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। चल सकता हूं आगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई बच्चों, और एक कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। वैसे तो लगभग लगभग सारी ही रिएक्शन देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है, लेकिन जनरली ज्यादातर, क्योंकि सुनो मेरी बात, सुनो, तुम वीडियो क्यों देखने आए हो, तुम क्यों वीडियो देखने आए हो, क्योंकि तुम नालायक बच्चे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते। तुम चाहते हो कि सर यहाँ से 5 क्वेश्चन बता दे और इन 5 में से मेरे कोई भी 2 क्वेश्चन आ जाए, यही चाहते हो ना, तो बेटा ऐसा ही होगा। अगर उस चैप्टर में से अगर कहीं 3 क्वेश्चन बने हैं, 4 क्वेश्चन बने हैं, तो इस वीडियो से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चारों अक्षर उधर से मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, लो लेवल का होता है, इधर उधर फेंक देता है। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन कितनी रिएक्शन बता दी मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता चुका हूं, एक्सोथर्मिक बता चुका हूं, एक एंडोथर्मिक भी याद करके जानी है आपको। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है बच्चों, हीट अंदर दी जाती है। अरे हीट दी जाती है, रिएक्शन नहीं हो रही है, हीट आपको देनी पड़ेगी। एंडो एंडो यानी एंटर कराना पड़ेगा। एंडो, और एंडो किसका बेटा, थर्मिक का। तो एंडो थर्मिक, तो एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, हीट अंदर दी जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, और एक लास्ट बच्चों रिएक्शन आपको याद करके जानी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बेटा वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट के बाद 2 और मोस्ट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन। बता चुका हूं मैं रेडॉक्स रिएक्शन पहले भी, कि सर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको, रेड और ऑक्स। यानी कि सर एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो जाए, और एक क्या हो जाए बच्चों, ऑक्सीडेशन भी हो जाए। अरे रिडक्शन भी हो जाए और क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। डिफाइन बोल रहा हूं मैं, हो सकता है स्लो करना, थोड़ा सा लिख लेना, पॉज कर करके लिख देना। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। याद रह जाएगा क्या, ये होगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल बेटा बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल, याद करके जाना है। एक एक एग्जांपल सारी रिएक्शन का पढ़ के जाना पड़ेगा। पढ़ने आए हैं, इस दुनिया में आए हैं बेटा, पढ़ने आए हैं, पढ़ना तो पड़ेगा लाडले, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो CuO, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन की इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो बच्चों ये Cu बन जाता है, Cu प्लस H2O। क्या बन जाता है, Cu प्लस H2O। तो ये जो रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं आपकी रेडॉक्स का एग्जांपल बन सकती है। अब रेडॉक्स का मतलब क्या होता है सर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ध्यान देना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। अरे भैया यहाँ जो ये ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ना, इस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन का, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बच्चों यहां देखो ऑक्सीजन ऐड हुई है, पहले हाइड्रोजन बाबा अकेले रहते थे, लेकिन इनकी जिंदगी में एक बदलाव आया, और बेटा अब ये अकेले नहीं रहते, अभी किसके साथ रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बाबा पहले अकेले थे, अब ये ऑक्सीजन के साथ, यानी इनकी जिंदगी में किसका एडिशन हो गया बेटा, इनकी जिंदगी में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दिया गया। लेकिन यहां पर कॉपर, कॉपर भैया किसके साथ रहते थे, ऑक्सीजन के साथ पहले रहते थे, लेकिन ऑक्सीजन इनको छोड़कर चली गई बेटा, और बेटा यहाँ रिडक्शन हो गया, नुकसान ही नुकसान हो गया, यानी कि यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना सर, मजे नहीं करा रहे हो आज, मजे नहीं करा रहे हो सर आज, हंस भी नहीं रहे हो आज, बोल भी नहीं रहा, एग्जाम में टेंशन हो रही, जोरदार। कल एग्जाम है, लाडलों का।
ठीक है ना, पढ़ते रहो, तुम्हारा कोई पढ़ना है बिल्कुल, है ना, हंसना बिल्कुल नहीं है, मुस्कुराना बिल्कुल नहीं, सीरियस होकर बैठो। वहाँ घर वालों को लगना चाहिए क्या कर रहा है, ये बच्चा इतना क्यों पढ़ रहा है, ये आग लगा देगा। बेटा आग लगाने के लिए पेपर में, पेपर फिर बता दूंगा, एक बार फिर बता दो, पेपर का लेवल इजी रहेगा, स्ट्रेट पेपर आएगा। लेकिन सुनना मेरी बात, 20%, 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे को उलझाएंगे। इन नालायकों से दूर रहना है, पहले अपन को 80% पेपर को फोड़ देना है, देन यहाँ से बहुत कुछ आएगा। आज हो भैया, आज हो सर, आज हो, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक बच्चों इसके अंदर, वैसे मैं नहीं लूंगा इसके अंदर कोरोजन को, क्योंकि कोरोजन थर्ड चैप्टर में ले लूंगा मैं। एक रेंसिडिटी की डिफाइन पढ़ के चल जाना, रेंसिडिटी की डिफाइन पढ़ के चल जाना। जनरली नहीं आती, लेकिन हाँ कई बार ऐसे ही उठा के देता है, वो मैं कह रहा हूँ ना, एक दो क्वेश्चन आ जाता है छोटे मोटे जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन दे देता है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग लगभग यहीं से टच होता होता आएगा। रेंसिडिटी के अंदर हो सकता है वो कई बार आपसे पूछ लेता है, जैसे कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि बेटा वो उस चिप्स के पैकेट को, चिप्स में होता है ऑयल फैट, वो ऑयल और फैट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना कर ले, इसलिए उसके अंदर भरी जाती है। और ये रेंसिडिटी का हो जाएगा एग्जाम्पल। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल रही है? नालायक को हेल्प उसी को मिलेगी जो पढ़ता है। जो नालायक बच्चा अगर रेंसिडिटी वर्ड ही पहली बार सुन रहा है तो बेटा फ्री हो गया तू, ठीक है, कोई बात नहीं, घबरा मत, अभी तू बस क्वेश्चन नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर ले, और सुबह उठ के भन्नाट इनकी रीडिंग लगानी, देखो भन्नाट इनको रटना है, भन्नाट रटना है और भन्नाट को छेप के आ जाना है ना? चल सकते हैं आगे, आ जाओ भैया। और फर्स्ट चैप्टर में और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, चल सकते हैं बच्चों आगे, आ जाओ। अब अपन बात करेंगे किसकी, चैप्टर नंबर सेकंड की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। समझ आ रही है मेरी बात, किधर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब जो एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये वही चैप्टर है बच्चों जहां से सटीक क्वेश्चन बनता है। मैं आपको पहले वो चैप्टर्स बताऊंगा जहां से सटीक क्वेश्चंस बनेंगे, और सटीक क्वेश्चंस के बाद में फिर अपन आएंगे कि डाइवर्सिटी कैसे जाती है, कैसे क्वेश्चंस उलझाता है, कहां आप चैप्टर को, मतलब जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं वो आपको पहले पढ़ के जाना है। ये कुछ ऐसा ही सेटलमेंट किया गया है कि कोई बच्चा अगर बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल 15 चैप्टर भी नहीं पढ़ रहा है, तो वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग की जो वीडियो देखेगा उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनको तो पढ़ के ही जाना है बेटा, पास हो, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते लाडले, नहीं छोड़ सकते। एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसिड और बेस की चार प्रॉपर्टियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, पॉड में भी बना था, आगे भी बनेगा, बनते आया है, बनते आएगा। तो इधर मैं लिख रहा हूं बच्चों एसिड और इधर लिख रहा हूं मैं बेस। ध्यान से सुनना, कोई छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये वेरी शॉर्ट के लिए बता रहा हूं मैं, किसके लिए बच्चों, वेरी शॉर्ट के लिए। एसिड क्या होते हैं, अरेनियस ने अपनी थ्योरी में कहा था कि सर जिनको पानी में घोलोगे, यानी कि जिनका जब एक्वस सॉल्यूशन तैयार करोगे और जो H पॉजिटिव आयन दे दे, क्या दे दे बच्चों, H पॉजिटिव आयन दे दे, यानी कि बच्चों सबसे पहले तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस लाडले बच्चों आपको कौन सा आयन देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे, याद रहेगा। तो एक तो एसिड की बात हो गई जो H पॉजिटिव आयन देंगे, और एक इसकी बात हो गई जो OH नेगेटिव आयन देंगे। बेटा ध्यान से सुनना कि ये क्या करता है, जो आपका ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, किसमें, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, और ये आपको याद रखना है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना करता है। कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, यानी कि 0 to 7, और इसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है, मोर देन 7, यानी कि 7 to 14। याद रहे पीएच वैल्यू 7 से 14 तक होती है। और बच्चों ध्यान से सुनना, एक न्यूट्रल सब्सटेंस आता है, यानी कि सर जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो जाए तो बेटा 7 वाला ना तो एसिड होता है, ना ही क्या होता है, बेस होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, या ऐसा क्वेश्चन आया था रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद बोल दिया कि उसकी पीएच वैल्यू बताओ। क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों नीचे चार ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन था 14, और बाकी जितने भी ऑप्शन थे वो सारे 7 से नीचे थे। तो बेटा 7 से नीचे वाले सारे एसिड हो गए, और 14 क्या हो गया, बेस। और बेस ही क्या करता है, बेस ही क्या करता है, रेड को ब्लू, सॉरी क्वेश्चन उल्टा हो गया, रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था इनडायरेक्ट में।
तो बेटा ये 4 पॉइंट्स है, इन चारों पॉइंट्स को आपको घोट के पी जाना है, हाथों हाथ इनको पढ़ना है और उठना है, वीडियो को पॉज करना है, पानी पी के आना है, उसी में घोट के पी जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। चलें आगे। अब बच्चों बात चल रही है पीएच की, तो क्वेश्चन टल नहीं सकता, क्वेश्चन टल नहीं सकता, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले भी ही जब वन शॉट लिया था उसमें भी मैंने बता दिया था कि कुछ पीएच वैल्यूज आपको याद करके जानी है। क्या याद करके जानी है? कुछ पीएच वैल्यूज आपको याद करके जाने हैं, ध्यान से सुनना। कुछ पीएच वैल्यू आपको याद करके जानी है। यहां से कौन कौन सी पीएच वैल्यू याद करके जानी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू याद करके जानी है 1.2। ठीक है बच्चों। एक होता है लेमन जूस, एक होता है लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच वैल्यू याद करके जानी है 2.2। बात समझ में आ रही क्या? एक वैल्यू आपको याद करके जानी है ब्लड की, ब्लड की पीएच वैल्यू आपको याद करके जानी है 7.4। उसके बाद आपको एक न्यूट्रल वाटर की पीएच वैल्यू याद करके जानी है, वाटर, कई बार वो टैप वाटर भी बोलेगा, 7। फिर आपको एक और याद करके जानी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू होती है बेटा 10, फॉर्मूला बता दूं मैं, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो गई बेटा 10, और इसको एक एंटा एसिड भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था पिछली बार। एंटा एसिड, प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन है और उसको अगर एसिडिटी से अगर वो सफर कर रहा है, अगर वो एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? तो बच्चों क्या लेना पड़ेगा? तो बच्चों लेना पड़ेगा उसको एक एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है जो एसिड का उल्टा हो, एसिड का उल्टा ही क्या कहलाता है? एंटा एसिड। पेट में क्या बढ़ रही है? एसिडिटी बढ़ रही है, पेट में एसिडिटी बढ़ रही है, तो बच्चों आपको एंटा एसिड लेना पड़ेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। याद रह जाएगी क्या पीएच वैल्यू? बिल्कुल सर। और एक पीएच वैल्यू बच्चों आपको याद और करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इसकी पीएच वैल्यू याद रखनी बच्चों 14। याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो बच्चों इन पीएच वैल्यू में से आपका एक क्वेश्चन कई बार अटक जाता है, याद रहेगा। ब्लड की लिखवा दी 7.4, बिल्कुल लिखवा दी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह सारा का सारा हो गया, तो इनकी पीएच वैल्यू भी आपको याद रखनी है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चंस की ही बात कर रहा हूं। चलो आगे लाडले बच्चों, बिल्कुल सर आगे चलो, भन्नाट तरीके से आप आगे चलते चले जाओ, हम नोट करते चले जा रहे हैं, हम हमारे पेन को यूज कर रहे हैं आज पहली बार, और सर हम पढ़ते चले जा रहे हैं। पहली बार तो यूज नहीं करा कोई नालायक बच्चा, कोई पहली बार तो यूज नहीं कर रहा है। चले आगे। एक और याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये वेरी शॉर्ट के अंदर पूछा जाएगा कि किसमें कौन सा एसिड होता है, किसमें कौन सा एसिड होता है, तो वो मैं बता दूं बच्चों कि एक तो आपको याद रखना है कि एप्पल, एप्पल के अंदर याद रखना है मैलिक एसिड होता है। कौन सा? एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। एक आपको याद रखना है बच्चों विनेगर, अब विनेगर जो होता है उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। कौन सा बच्चों? एसिटिक एसिड होता है, और इसी एसिटिक एसिड को बच्चों आप एथेनोइक एसिड भी बोलते हो, ये याद रखना है। इसी एसिटिक एसिड को क्या बोला जाता है? एथेनोइक एसिड बोला जाता है। एक आपको याद रखना है आंट स्टिंग, यानी कि अगर आपको कोई भी चींटी काट खाए, आंट स्टिंग हो गया। नेसल स्टिंग, बी स्टिंग, अरे मतलब कोई भी आपको डंक अगर मार ले। बात समझ में आ गई क्या? तो इसके अंदर आपको एसिड याद रखना है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा बच्चों? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही नाम होता है बच्चों मेथेनोइक एसिड। क्या बच्चों? मेथेनोइक एसिड। फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में आता है, चैप्टर नंबर 4 में आता है, चलो लिख ही लो, CH3 COOH। ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये मेथेनोइक एसिड। याद रहेगा क्या यार तुम लोग? बिल्कुल बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर तो होना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं यार, तुम पढ़े ही नहीं यार, मैं क्या करूं यार। बात समझ में आ गई क्या? पढ़ना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं, मेथेनोइक एसिड है, ठीक है ना सर। और क्या एसिड होता है? बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, एक लेमन का याद रखना है आपको, लेमन सर, नींबू सर, नींबू, नींबू सर, ऑरेंज, ऑरेंज। एक तो बच्चा लेमन हो गया, एक आपका ऑरेंज हो गया, दोनों के अंदर बच्चों होता है आपका सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। याद रखना बेटा था। एक याद रखना है आपको मिल्क, मिल्क और कर्ड, मिल्क और कर्ड, इन दोनों के अंदर बच्चों होता है आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा बच्चों? लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड होता है इन दोनों के अंदर। चल सकता हूं आगे, तो मिल्क और कर्ड हो गया, ऑरेंज हो गया, और इसके बाद आपका एक और होता है टार्टरिक एसिड। इमली जो होती है ना बेटा, इमली टर्मराइड, जो टर्मराइड होती है, इमली होती है, उसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा बच्चों? टार्टरिक एसिड होता है। बात समझ में आ गई क्या? एक आपको याद रखना है टोमेटो। अरे सर कितने के? अरे बेटा इतने की है बस। एक आपको याद रखना है टोमेटो। टोमेटो, टोमेटो के अंदर होता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ये आपको याद रखना है। टार्टरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड सारे के सारे एसिड्स हैं। कई बार एक आधा एसिड कोई सा भी पूछ लिया जाता है, याद रह जाएगा आप लोगों को। तो ये सारे के सारे आपके एसिड्स हो गए। एक विनेगर का क्वेश्चन जरूर आया है, जनरली नहीं आता एग्जाम में, हाफ ईयरली लेवल पर तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी याद रखना है विनेगर क्या होता है बेटा? 5 to 8% सॉल्यूशन, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। यानी कि 5 से 8% तो ले लो एसिटिक एसिड, और बाकी सारा का सारा उसमें वाटर डिसॉल्व कर दो, तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं अपन? एसिटिक एसिड तैयार बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही? तो बेटा ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम में। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज बताई है अभी मैंने एसिड बेस और सॉल्ट की। चल सकता हूं आगे? पक्का आग लगा दो, फोड़ दोगे? चले आगे। इससे पहले कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करूं, छोटे छोटे और क्वेश्चंस नोट कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन कंफर्म बन जाता है बच्चों। कई बार आपका सॉल्ट से क्वेश्चन बनेगा। किससे बच्चों? सॉल्ट से। आपकी बुक में कुछ सॉल्ट्स दे रखे हैं, मैंने बहुत डिटेल में आपको वन शॉट के अंदर करवाए हुए हैं। बाकी चैप्टर्स की वन शॉट नहीं है, ये आ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कौन कौन से? कौन कौन से? तो देखो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, मैं आपको 4 सॉल्ट्स बता रहा हूं, जनरली क्वेश्चन वहां से बन जाता है। कितने बता रहा हूं? 4 सॉल्ट्स बता रहा हूं। पहला सॉल्ट तो बच्चों मैं बता रहा हूं आपको, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। यह आपको याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर। एक आपको याद रखना है बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा। ये याद रखना है, बेकिंग सोडा। तीसरा आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा। कौन सा बच्चों? वॉशिंग सोडा। एक आपको याद रखना है बच्चों पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 4 फॉर्मूले आप याद करके चले जाना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे से। जनरली इन चारों से ही क्वेश्चन बनता है आपका। बात। और सॉल्ट का क्वेश्चन कंफर्म आना है, सॉल्ट का क्वेश्चन कंफर्म आना है, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। यहां से क्या पूछेगा वो आपसे? ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ना बच्चों, चाहे मैं ब्लीचिंग पाउडर बोलूं, चाहे मैं बेकिंग सोडा बोलूं, चाहे मैं वॉशिंग सोडा बोलूं, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलूं, क्या एनर्जी डाउन जा रही है? एनर्जी डाउन जा रही है। तुम घर पे पड़े बस वीडियो देख लो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मुझे 15 चैप्टर तक ले जाना है, 14-15 चैप्टर तक ले जाने, बहुत एनर्जी चाहिए होगी। तुम्हारी बातें समझ में आ रही है? एनर्जेटिक बने रहना है तुम्हारे को। अगर नींद आए तो बेटा मुंह धो के आना है, ठीक है ना? मुंह धो के आओ, आराम से चाय पी के आओ, कॉफी पी के आओ। तुम परेशान हो जाओ लेकिन मुझे परेशान मत करो, और तुम फटाफट इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डन, आग लगा देंगे, बिल्कुल सर आग लगा देंगे। अभी तो बोर्ड बाकी है बेटा, बोर्ड बाकी है। अभी तो तुम्हें जलवे देखे ही कहाँ है, ठीक है ना? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ये सारे कॉमन नेम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बच्चों? कॉमन नेम दे रखे हैं। 2 नेम और होते हैं, ये सारे के सारे कॉमन नेम दे रखे हैं। क्लास में बने रहना, वीडियो 2x पे मत चला देना नालायकों। कॉमन नेम है, चला देना कोई बात नहीं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। कॉमन नेम है, और एक होता है बेटा केमिकल नेम। क्या? केमिकल नेम। मतलब ये वही सर, मम्मी ऐसे इन नामों से बुलाती है और हमारे स्कूल वाले इस नामों से बुलाते हैं, मतलब ऐसी कुछ बात है। ऐसी प्यारी 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 बातें हैं कि सर कॉमन नेम है, ये घर के नाम है, ये मम्मी बुलाएगी, और ये केमिकल नेम है, ये हमारे केमिस्ट्री वाले सर बुलाएंगे, ये हमारे साइंस वाले सर बुलाएंगे, ये हमारे मनीष सर बुलाते हैं। बात समझ में आ गई? अब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है बच्चों आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम, बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, लिखते जाना है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी बच्चों? बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सर Na2CO3, Na2 सॉरी Na2HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिखते चले जाना, लिखो 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 लिखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा होता है बच्चों आपका Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है ना? तो इसका नाम भी बच्चों सोडियम कार्बोनेट होता है, या फिर हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट।
याद रह जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CuSO4। क्या होता है बच्चों? CuSO4 डॉट CuSO4 डॉट हाफ H2। हेमीहाइड्रेटेड, लिखो लिखो लिखो, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कितने नाम बता दिए? एक कॉमन नेम हो जाता है, एक केमिकल नेम हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पूछता, आरबीएसई बोर्ड नहीं पूछता, सीबीएसई वाला पूछता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जनरली नहीं पूछा जाएगा। आपने क्या करना है कि सारे के सारे नाम याद करने हैं और एक एक दो दो बच्चों इनके यूजेस पढ़ के चल जाना। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आ गया, पेपर इंडस्ट्री में काम आ गया सर, ये यहाँ काम आ गया, ब्लीचिंग वाला इसमें, कॉटन इंडस्ट्रीज में काम आ गया। छोटी छोटी बातें हैं, इनके यूजेस आपको सर, पीओपी सर हमारे घर में काम आती है सर, हमारे घर पर सर हम वो ऊपर से सीलिंग के ऊपर फूल बना देते हैं, उनके काम आती है सर। जैसा मेरा जब हाथ पैर टूट जाते हैं तो हमारे सर पीओपी का पट्टा बांध देते हैं। तो ये कुछ मेडिकल चीजों में यूज होता है। चला, बात समझ आ गई क्या? तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलें आगे। अब बात करते हैं कि सर इस चैप्टर के अंदर से रिएक्शन कौन सी पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। बड़ी बड़ी बातें बच्चों कुछ ही है, बता दूं सबसे पहले तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखनी है। पहले के टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती थी, आज तक इसका नाम चलता है क्योंकि आपको भी पता है ट्रेंड में है नाम चले। ठीक है ना, तो नाम तो चलेगा किसका बेटा? नाम चले, और नाम से ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सर न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल कैसे हो गया बच्चों? ध्यान से सुना कि सर एसिड था, एसिड के अंदर मैंने बेस मिला दिया। एसिड बहुत नाटक कर रहा था सर, मैंने उसके अंदर क्या मिला दिया? बेस मिला दिया। अब एसिड एसिड नहीं रहा और बेस में बेस नहीं रहा। यानी कि जब एसिड और बेस को जब मिक्स कर दिया जाता है, एसिड और बेस को जब मिला दिया जाता है बच्चों, तो वो चीजें न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। और फिर सर नाम चलता है। यानी कि एसिड प्लस बेस जब भी होता है बच्चों तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। और बच्चों ध्यान से सुनना, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल लिखवा दो, प्यारा सा क्यूट सा नन्ना सा मुन्ना सा बाबू सा। एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। जैसे एसिड ले लिया बच्चों, मैंने एसिड ले लिया, मैंने HCl। क्या ले लिया बच्चों? HCl, मैंने एसिड ले लिया। ठीक है बच्चों। और यहां पर बेस ले लिया मैंने NaOH। क्या बना दिया? NaOH। NaOH ध्यान रखना है कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है इसकी पीएच वैल्यू अभी हमने 14 लिखवाई थी। याद करते जा रहे हो? याद करते जा रहे हो बस, या वीडियो आगे चल रही है तुम्हारे दिमाग घुटनों में चल रहा है? चले बच्चों, HCl की NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ये बनाएगा NaCl। NaCl, ये वही NaCl है जो हमने बनाया है, जो महात्मा गांधी ने भी बनाया था, यानी कि नमक, सॉल्ट। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? प्लस, और यहां पर क्या बन जाएगा? H2O। सर ये H2O कहां से आया? H यहां से भगा के लाया किसको? OH को। मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, वो वाला। H किसके साथ मिला? OH के साथ मिला और क्या बना दिया बच्चों? H2O। किसका एग्जांपल हो गया? न्यूट्रलाइजेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद रह जाएगा आपको। डन, फोड़ दोगे, आग लगा दोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ध्यान से सुन लेना इस बात को। मैं बार बार कैमरे में देख रहा हूँ, इसलिए नहीं देख रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत लंबा चलना है। बात समझ में आ रही है? तुम पढ़ते चले जाओ, एकदम आग लगा देना तुम्हारा कल वाले पेपर में। कहाँ से पढ़े? जो मनीष सर की वीडियो से पढ़े, कुछ भी नहीं आया घर का पढ़ाया हुआ। ठीक है ना सर? आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर ना आया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नाम चलता है अपना। बात समझ में आ गई क्या? नाम चले इधर। चले आगे, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए बच्चों आगे, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का वैसे यहाँ यूज नाम चलो कर ही देता हूं मैं। फर्स्ट चैप्टर में भी आई थी, सेकंड चैप्टर में भी आएगी, थर्ड चैप्टर में भी आएगी। तीन चैप्टर के अंदर कंटिन्यू ये रिएक्शन आती है। और जब तीन चैप्टर के अंदर कंटिन्यू रिएक्शन आती है तो बच्चों फिर तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करता है। मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करता है, और अगर मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों तो मेटल का सॉल्ट बनता है। क्या बनता है लाडले बच्चों? मेटल का सॉल्ट बनता है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। क्या ये बातें कभी पहले हुई क्या हमारे बीच? कभी किसी प्राचीन काल में हमारे बीच में ये बातें हुई? बिल्कुल हुई थी बच्चों। हमने क्या लिया था आपको याद है? हमने एक फ्लास्क लिया था और इस फ्लास्क के अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था। जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने उसके अंदर HCl डाला था।
और HCl की डालने के जस्ट बाद फिर आपने इसके अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डाले थे, याद आ रहा है क्या? जिंक के कुछ टुकड़े डाले थे HCl के अंदर, फिर उसने बनाया था मेटल का सॉल्ट, यानी कि मेटल की जगह जिंक हो गया, एसिड की जगह HCl हो गया, दोनों ने रिएक्शन करी और बच्चों ZnCl2 बनाया था। सर ये याद आ रहा है। और बच्चों यहां से सुनना मेरी बात, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी ना बच्चों, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, अगर आपको याद हो तो हमने इसको एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास करवाया था। याद करो याद करो याद करो, इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास करवाया था और यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने थे। फिर हम इनके पास एक बर्निंग कैंडल लाए थे, याद है? अरे इनके पास हम क्या लाए थे? एक बर्निंग कैंडल लेकर आए थे, तो ये पॉप साउंड के साथ में फटे थे। था या नहीं था? तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। याद रहेगा या नहीं रहेगा? और हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा है आपका? कि सर हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन टेस्ट है, यहाँ पर आप एक बर्निंग कैंडल लेकर आओ तो पॉप साउंड आएगा। चले चल सकता हूं। अब कंफर्मेशन टेस्ट की अगर मैं बात कर ही रहा हूं बच्चों, तो एक और बता दूं मैं कि CO2 का भी कंफर्मेशन टेस्ट होता है। CO2 का भी कंफर्मेशन टेस्ट होता है, मैं बता देता हूं क्या होता है। होगा क्या बच्चों, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब लेना और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप भर देना CaOH का फुल ट्वाइस। क्या पहले कभी देखा है ये ऐसी शक्ल का कोई भी पहले देखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल देखा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि CaOH इसको स्लैग्ड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको स्लैग्ड लाइन बोला जाता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना कि इसके अंदर में मैं फूंक मार दूं, इस CaOH के अंदर जब ऐसे फूंक मार दूं अगर मैं, तो होगा क्या कि ये मेरी जो मुंह से निकली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके CaCO3 बना लेगा। कहने का मतलब समझना कि ये जो लाइम वाटर था मेरा, लाइम वाटर, अब वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइम वाटर था, जो चूने का पानी था बच्चों, कि इसको जैसे ही मैं CO2 पास कर रही, तो बच्चों ये जो है ना, ये मिल्की कलर का हो गया। क्या हो गया बच्चों? मिल्की कलर का हो गया। यानी कि जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेशन टेस्ट क्या है कि अगर आप उसके अंदर से क्या पास करवाओगे, अगर आप उसके अंदर से CO2 पास करवाओगे, तो जैसे ही आप उसके अंदर से CO2 पास करवाओगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी मिल्की मिल्की कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये CO2 का कंफर्मेशन टेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई क्या? तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या रहने वाली है? इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चल सकता हूं। एक आपको याद रखना है बच्चों कि ऐसे ऑक्साइड्स, जैसे कि सुनना मेरी बात, अगले चैप्टर में आएगा वैसे तो ये मेटल का ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये याद रखना है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों ध्यान से सुनना कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो मेरे बेसिक नेचर के हैं, यानी वो खुद बेस है, तो वो किसके साथ में रिएक्शन करेंगे? सर ये रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, और एसिड के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एसिड के साथ, तो ये किसके साथ मिलेंगे? ये बेस के साथ मिलेंगे, और क्या हो जाएगा बच्चों? एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बन जाएगा? ये आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं बच्चों, जो बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं और एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेरे पास जो बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं और एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा। तो इनको बोला जाता है बच्चों आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट है, याद आ गया? बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सारे के सारे एग्जाम में नहीं आते, इनमें से आते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कल को बोलोगे कि सर का जो कुछ हमको सर ने पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर ना आया। ठीक है ना? तो वो नजर तभी आएगा बच्चों क्योंकि यहाँ मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इनमें से ही कुछ कुछ आएंगे नालायक बच्चे, इनमें से ही क्या आएंगे? कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर नजर आएंगे। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे? जो एसिड के साथ में भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं। एग्जांपल आपको याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना है। चल सकता हूं बच्चों में कोई दिक्कत हो तो बता दो। चल सकते हैं कि आपके दो चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं बच्चों? खत्म हो चुके हैं। लास्टली एक चीज रहती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है समझना। अच्छा एक प्रोसेस और है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद आ गया मुझे, एक याद रखना आपको, क्लोर एल्कली प्रोसेस।
और मैं भूल जाऊंगा, इसको नोट कर लेना, इसको पढ़ के जाना है आपको। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, एल्कली प्रोसेस बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको पढ़ के जाना है, मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, पहले पढ़ाया हुआ है। क्लोर एल्कली प्रोसेस ये आपको याद करके जाना है, पढ़ के जाना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और अभी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हुई थी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर वैसे नहीं पूछा जाता हाफ ईयरली के केसेस में, तो नॉर्मल पेपर आता है, इतना नहीं पूछा जाता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत याद करके जाओगे कि जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था CuSO4 डॉट हाफ H2O, तो इसमें जो आधा मॉलिक्यूल पानी का है ना बेटा, हाफ मॉलिक्यूल जो पानी है, इसी को क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था Na2CO3 डॉट 10H2O, तो 10 मॉलिक्यूल पानी के ही, इसी को क्या बोला जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत कुछ कोशिश की है चैप्टर को एंड करने की, बहुत कुछ कोशिश की है हर एक पार्ट को टच करने की, कि सर हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ से हमारी टच होती हुई निकले। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं केमिस्ट्री के। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी, क्योंकि नालायक बच्चे कुछ रजाई में बैठे बैठे बातें करते करते वीडियो को देख रहे हैं, स्किप भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जा रहे हैं। तो बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ने से थोड़े थोड़े नंबर आते हैं, ज्यादा ज्यादा पढ़ने से ज्यादा ज्यादा नंबर आते हैं। तो 2 चैप्टर का आपके केमिस्ट्री के हो गए हैं। अब अपन बात करेंगे बायोलॉजी की, थोड़ी सी बायो वाले क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थोड़े से फिजिक्स, और फिर से केमिस्ट्री पर लौट आएंगे। बात समझ में आ गई? तो जो बायो में सबसे जो पहला चैप्टर है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी। कौन सा बच्चों? हेरिडिटी। क्वेश्चन ज्यादा घूमता नहीं है बच्चों, सीधे सीधे क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, वही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, सटीक बनेगा यहां से पेपर। और देखो पहला क्वेश्चन, आप लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठे होंगे सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम नोट करने वाले हैं कि हमारे जो एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हेरिडिटी के ऊपर खोज की थी, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो कौन थे ये फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो बच्चों ध्यान रखना, ये थे मेंडल। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, याद रहेगा। तो ये एक छोटा क्वेश्चन हो गया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेटा एक पी प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, जीन्स के बारे में, टोटल जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने वहां पर रिसर्च की थी। किसने? मेंडल ने। किसके ऊपर बच्चों? पी प्लांट के ऊपर। और पी प्लांट को ही इन्होंने गार्डन पी प्लांट बोला था। क्या बोला था बच्चों? गार्डन पी प्लांट बोला था, याद रह जाएगा। गार्डन पी प्लांट का बच्चों आपको याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम, तो इसका आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, साइंटिफिक नेम याद रखना है, पाइसम सेवाइटम करके कुछ है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, इतना नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो हो गए आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई क्या? एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों यहां से ये बनता है कि वाई मेंडल सेलेक्ट, बच्चों हो सकता है मैं लिखूं नहीं, मैं बोल रहा हूं, आपको पॉज करके क्वेश्चंस लिखने हैं कि वाई मेंडल सेलेक्ट्स पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए हेरिडिटी के अंदर पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। तो बच्चे इसके कुछ रीजंस थे, वो रीजंस मैं यहां से वर्बली बोल के बता रहा हूं, आपने तो नोट्स के अंदर जो भी आपके नोट्स लिखे हुए, जो भी आपकी गाइड है उसके अंदर इन सभी को पढ़ना है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था बच्चों, कि जो पी प्लांट होता है, यानी कि जो मटर का जो पौधा होता है, जो गार्डन पी प्लांट होता है, ये बहुत इजी होता है ग्रो करने के लिए, यानी कि इजी टू ग्रो है बच्चों, इजी टू ग्रो, ग्रो करना बहुत ज्यादा इजी है, इजी टू मेंटेन आप कह सकते हो, इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन इजीली किया जा सकता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों ये था कि ये जो है ना बच्चों, इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। लाइफ साइकिल क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। कहने का मतलब एक मटर का पौधा होगा, उसके जो बीज बनेंगे, उससे फिर जो नया मटर का पौधा बनेगा। तो बच्चों ये जो एक जनरेशन बाय जनरेशन जो हमें मटर के पौधे मिलेंगे, तो इनका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर यही रिसर्च अगर किसी पौधे के, सपोज मान लो इंसानों पर की जाती, तो बेटा पहले इंसान होता, फिर वो बड़ा होता, बड़ा होने के बाद उसको फिर रिप्रोड्यूस करता, तो शायद ये लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा लंबा चल जाता।
ठीक है ना, मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूं आपको, लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा छोटा होता है। और इसके बाद इसके अंदर बच्चों आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी इसके अंदर पॉसिबल है। तो ये भी एक कारण था कि कहीं ना कहीं हमने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था मेंडल ने। ठीक है, आगे अपन बात करें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन वाली बातें भी इसमें हो जाएगी, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के अंदर हो जाएगी। इजी टू मेंटेन था, इजी टू ग्रो था, लाइफ साइकिल इसका शॉर्ट था। और बच्चों इसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे। इनके इसके पास ऐसे कुछ पेयर्स थे जिनके ऊपर रिसर्च की जा सकती थी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज को। जैसे हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के जो हेयर्स होते हैं वो ब्लैक भी होते हैं और ब्राउन भी होते हैं। तो ये हेयर के अंदर ही दो आपको ट्रेड्स देखने को मिले, दो अलग अलग पैटर्न देखने को मिले। तो इसी तरीके से देखा जाएगा आंखों का कलर भी जनरली जो ब्राउन होता है या फिर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो अगर हमारे अंदर ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर हैं तो क्या मटर के पौधे के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होंगे? तो बच्चों इसके पास भी कितने कैरेक्टर्स थे, 7 ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स थे। तो इस वजह से मेंडल ने सोचा कि यार कहीं ना कहीं पी प्लांट को ही सिलेक्ट करना जरूरी है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। इसी के साथ में बच्चों वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे क्या क्या, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या थे जिनके ऊपर मेंडल ने रिसर्च की थी, तो उनकी लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला तो कैरेक्टर लिया था उन्होंने, हाइट लिया था। क्या लिया था बच्चों? हाइट। अब हाइट कैसी कैसी हो सकती है? तो बच्चों हाइट हो सकती है टॉल और ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट छोटा, और टॉल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ी। तो हाइट के दो कैरेक्टर हो गए कि जो मटर का जो पौधा है वो आपका टॉल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है बच्चों, ड्वार्फ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कलर ऑफ सीड्स, कि सर सीड्स का कलर कैसा था, यानी कि जो मटर के अंदर जो दाने थे उनका कलर कैसा था। तो उनके अंदर भी दो कैरेक्टर मिले बेटा, या तो ग्रीन हो सकता है या क्या हो सकता है, येलो हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर जैसे इंसानों में होते हैं, ब्लैक कलर के बाल, ब्राउन कलर के बाल, तो ये इस तरीके से ब्लैक कलर की आईज, ब्राउन कलर की आईज। ठीक है ना, तो ये जो कैरेक्टर्स थे वो आपके मटर के पौधे में भी थे, प्री प्लांट में भी थे। यही अगर मैं बात करूं कलर ऑफ सीड पोड, अब आप बोलोगे कि सर ये सीड पोड क्या होता है? तो सीड पोड का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर मटर के दाने रखे हुए हैं। अब जिसके अंदर मटर के दाने रखे हुए हैं उसका भी तो कोई कलर होगा, तो उसका भी कलर बच्चों आपको याद रखना है ग्रीन और येलो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वो जो मटर के दाने थे उनका शेप कैसा था, यानी कि जो मटर के दाने निकल कर आए थे उनका शेप कैसा था। तो बच्चों उनका शेप था, या तो कुछ मटर के दाने राउंड थे और कुछ क्या थे बेटा, रिंकल्ड थे। रिंकल्ड का मतलब होता है मुरझाए हुए ऐसे, जिनके ऊपर थोड़े से ऐसे सलवटें पड़ी हुई है। तो इस तरीके से रिंकल्ड और राउंड हो गया। अगर अपन फिफ्थ की बात करें तो शेप ऑफ सीड पोड, शेप ऑफ सीड पोड। सीड पोड का मतलब होता है कि जिसके अंदर मटर के दाने रखे हुए हैं, वो जो मटर के दाने जिसके अंदर रखे हुए हैं उनका वो कैसा है, उनका शेप कैसा है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मटर के दाने रखे हुए वो फूला हुआ होता है, और कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल स्क्वीज कर जाता है। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है कि फ्लैटेड, फ्लैटेड या फिर इनफ्लेटेड था। कॉन्स्ट्रिक्टेड भी बोला जाता है, लेकिन ये थोड़े से इजी वर्ड से आपको याद रखना है। छठा बच्चों उसके अंदर जो फूल आ रहे थे, यानी कि जो फ्लावर आ रहे थे, उन फ्लावर का कलर क्या था? तो कलर ऑफ फ्लावर, तो कलर ऑफ फ्लावर में दो कलर के फ्लावर थे, एक तो बेटा थे वॉयलेट या फिर आप कह सकते हो पर्पल, पर्पल और पर्पल और व्हाइट, पर्पल एंड व्हाइट। तो ये दो अलग अलग कलर के फ्लावर थे। और लास्ट बच्चों कि उसके ऊपर जो फ्लावर आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी, फ्लावर किस जगह आएगा, यानी कि पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो उसमें था आपका एक्सियल और टर्मिनल। तो बच्चों ये 7 अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर मेंडल ने क्या किया था, रिसर्च की थी। याद रखने हैं, लिस्टिंग याद रखनी है। पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहीं सकता, कहीं पर भी आपके काम आ सकता है, याद रह जाएगा। चल सकता हूं मैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मेंडल ने बेटा 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिए थे। 3 लॉ दिए थे मेंडल ने। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे, जिसमें पहला था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा, तीनों लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या था बेटा? लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कितने लॉ दिए गए थे मेंडल के? तो मेंडल के टोटल कितने लॉ हो गए बेटा? 3 लॉ हो गए जो इसने अपनी थ्योरी में दिए थे, और ये तीनों लॉ बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल सकता हूं मैं आगे कि सब तीनों लॉ की बात अपनी हो चुकी है। अब जो इन्होंने क्या किया था मेंडल ने मैं पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, आपको कुछ रेशियो याद करवाऊंगा। एक तो इन्होंने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। पूरा का पूरा चैप्टर जब डिस्कस करेंगे अपन तब इस बात को जरूर लेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। और एक इन्होंने कराया था बच्चों डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब इन्होंने उन 7 कैरेक्टर में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर बात की थी, और डाईहाइब्रिड का मतलब होता है उन 7 में से उन्होंने 2 कैरेक्टर की एट ए टाइम बात की थी। आपको अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस अगर आ जाता है तो उसमें से मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ के जा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं, अब जो मैं क्वेश्चंस बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलूं आगे कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों सबसे पहला आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो याद रखना है। क्या बच्चों? फिनोटाइप रेशियो याद रखना है, ठीक है। और एक आपको यहां पर जीनोटाइप रेशियो याद रखना है, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। और डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको फिनोटाइप रेशियो याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो फिनोटाइप रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये आपको याद रखना है 3:1। किसके केस में बता रहा हूं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में बता रहा हूं। जीनोटाइप रेशियो आपको याद रखना है 1:2:1। याद रखना है ये 1:2:1। और फिनोटाइप रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 9:3:3:1। इसका जीनोटाइप नहीं पूछेगा, अभी बता दूं, इसका जीनोटाइप नहीं पूछेगा, लेकिन ये बाकी के इंपॉर्टेंट है। बच्चे बार बार याद करके जाते हैं कि सर फिनोटाइप रेशियो इसका और इसका भी फिनोटाइप रेशियो याद करके जाते हैं, लेकिन बच्चों पिछली बार जीनोटाइप रेशियो पूछ लिया गया था। और जब जीनोटाइप रेशियो पूछ लिया गया था तो उसका जो एक ऑप्शन था वो 3:1 भी था एमसीक्यू के अंदर। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, मजे नहीं ले रहे हैं आज, बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, मजे थोड़ी ले रहे इधर। बात समझ में आ रही क्या? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, याद रह जाएगा बच्चों। लास्ट इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है लास्ट होगा, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है बच्चों क्रोमोसोम्स। क्या? क्रोमोसोम्स। अब मैं बताता हूं ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। आपने स्पर्म सेल का नाम सुना है, आपने एग सेल का नाम सुना है। रिप्रोडक्शन की बात हो ना, अभी बातें करेंगे रिप्रोडक्शन की, घबराओ मत, ठीक है ना। तो आपका स्पर्म सेल्स हो गई, एग सेल्स हो गई, इवन हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर बच्चों डीएनए होता है, सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये हाँ, इंसानों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें से 44 तो अलग होते हैं जो मेल फीमेल में सेम होते हैं, और 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो बेटा जेंडर डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर 44 तो सेम है, और अगर एक्स एक्स आ गया तो गर्ल का बर्थ होगा, और एक्स वाई आ गया तो बॉय का बर्थ होगा। यहां से इस क्रोमोसोम्स वाले टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। याद रह जाएगा क्या यार? बन्नाट चल सकते, 3 चैप्टर कर दिए अपन ने, ठीक है ना। अब अपन बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा पेपर, मैं यही खड़ा हूं, कहीं बाहर नहीं जाएगा ये पेपर, इसी पार्ट में से पूछे जाएंगे, पेपर का लेवल इजी रहेगा। चल सकता हूं मैं आगे, कोई दिक्कत। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, देखो चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बच्चों, है ना, ये थोड़ा सा आंसर्स वगैरह आप देख लेना। मैं अगर आंसर्स टैली करने जाऊंगा, आंसर्स भी अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो यार बेटा एक दिन पहले भी आंसर एक्सप्लेन करे जाते हैं क्या, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन के अंदर देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक टाइम था जब बच्चों इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता था, असेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में क्या पूछा जाता था? डिफरेंस पूछा जाता था। अब इतना नहीं पूछा जाता, आपको भी याद नहीं रखना है, ठीक है ना। मैं सिंपल सिंपल बता दूं कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना बेटा, तो इसमें सिंगल पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट अपनी जनरेशन को आगे की तरफ बढ़ाएगा। सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ टू देयर
यंग वंस। और यहां पर बच्चों क्या होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं। कितने पेरेंट होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के किसी भी टाइप का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरी बात को फिर से सुन लेना, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सिर्फ इनके मोड्स के नाम याद रखने हैं, टाइप्स याद रखने हैं, और टाइप्स याद रखने के साथ साथ इनके एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे कि बच्चों एक होता है फिजन, आपको लिखते चले जाना है। एक होता है फिजन, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है आपका रीजनरेशन, एक होता है आपका रीजनरेशन, एक होता है बच्चों आपका बडिंग। बडिंग बडिंग के बाद में एक आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहां से छोटा क्वेश्चन आएगा, शक्ल मत देखो मेरी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक आता है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, सारी सारी बातें सुनते चले जाना। सबसे पहले फिजन का मतलब क्या था, फिजन का मतलब होता है एक सेल जो होती है वो टूटकर 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। जैसे कि मेरा यहाँ पर एक अमीबा दे रखा है, और ये अमीबा धीरे धीरे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और धीरे धीरे पूरा का पूरा इस तरीके से अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पढ़ा रखा है रिप्रोडक्शन के, तो पूरी पूरी वीडियो डाली हुई है, पूरा पूरा लेक्चर आपका डिटेल डाला हुआ है, 2x पर जाकर उसको देख सकते हो। तो फ्यूजन हो गया। फ्यूजन अब 2 टाइप का होता है बच्चों, एक होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है बाइनरी, बाइनरी का मतलब कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। और एक होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। सर आप तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ा रहे हो, बेटा सुनना मेरी बात, सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। अब फ्यूजन तो होगा, फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन किस में होगा, तो बच्चों याद रखना, बाइनरी फ्यूजन होता है एक तो अमीबा में। बाइनरी फ्यूजन याद रखना है, बाइनरी फ्यूजन एक तो होता है अमीबा के अंदर, और एक होता है लेशमानिया के अंदर। बाइनरी फ्यूजन एक तो होता है अमीबा के अंदर, और एक होता है बच्चों लेशमानिया के अंदर। ये लेशमानिया है, ये आपको याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर और लेशमानिया के अंदर। मल्टीपल फ्यूजन होता है बच्चों प्लाज्मोडियम में। किसमें, प्लाज्मोडियम। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं बच्चे। मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम। अब अमीबा हो गया, और एक हो गया आपका लेशमानिया। लेशमानिया से एक बीमारी होती है बच्चों काला अजर, ये इंपॉर्टेंट है। काला अजर ये इंपॉर्टेंट है कि काला अजर कौन सी किससे होती है, आपकी लेशमानिया से होती है। और इन दोनों के बीच में ध्यान रखना बच्चों कि जैसे अमीबा है, और अमीबा जब टूटेगा तो अमीबा कहीं से भी टूट सकता है, कोई डिवीजन का कोई फिक्स पार्ट नहीं होता। लेकिन जो लेशमानिया होता है, वो लेशमानिया बच्चों हमेशा ध्यान रखना खड़ा ही टूटता है। कहने मतलब इसका डिवीजन ऐसे ही होगा, मतलब वर्टिकल डिवीजन ही होता है लेशमानिया के अंदर। याद रह जाएगा, नाम याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन में अमीबा और लेशमानिया, मल्टीपल फ्यूजन में क्या बच्चों प्लाज्मोडियम काला अजर बीमारी होती है, किससे, लेशमानिया से। बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आपको याद रखना है स्पाइरोगायरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, रीजनरेशन में आपको याद रखना है प्लेनेरिया, पूछा गया है पहले भी प्लेनेरिया। रही बात बडिंग की, बडिंग के ऊपर शॉर्ट नोट भी कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा बडिंग को अच्छे से पढ़ के जाना कि बडिंग के अंदर क्या, रीजनरेशन और बडिंग के ऊपर पहले भी शॉर्ट नोट पूछा गया है। तो बडिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट होता है, उसके साइड में बड निकल जाती है, जैसे आलू देखा होगा आपने, आलू के साइड में बड निकल गई, तो ऐसा ही कोई प्लांट है, प्लांट के साइड में एक बड निकल जाती है, और वही ब्लड आगे बड आगे चल के एक नया प्लांट बना देती है। डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल याद रखना है यीस्ट और हाइड्रा, और कुछ याद रहे ना रहे, एग्जाम्पल याद रखने हैं यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर मैं बात करूं, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि सर किसमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है जो ब्रायोफाइलम लीफ में, ब्रायोफाइलम लीफ के अंदर, ये इसका एग्जाम्पल याद रखना है। और बच्चों ये ब्रेड के अंदर होता है, ये ब्रेड मोल्ड के अंदर ये देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड के अंदर जो फफूंद लग जाती है ना, वो किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होता है बच्चों, आपका स्पोर फॉर्मेशन की वजह से। इसमें एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है राइजोपस। चल सकते हैं आगे। ये लो भैया आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ लिए तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। चले, रही बात अगर इसकी क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट की, तो शॉर्ट नोट तो पूछा जाता है एग्जाम में। चल सकता हूं बच्चों मैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब बात आती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्लांट और एनिमल।
अरे किसमें, प्लांट्स में, और एक एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। और एनिमल्स को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो बच्चों ध्यान देना, इनमें से आपको क्या पढ़ के जाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा डायग्राम बना के जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार मेल का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आज तक जब जब मेल का पूछा है तब तक ऑप्शन में फीमेल को जरूर डाला है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन चेक कर लेना, लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था। तो याद रखना, मेल और फीमेल को अगर वो किस में पूछेगा, ऑप्शन में पूछेगा, तो आप भी आपको फीमेल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन में ना पूछ के अगर डायरेक्ट भी पूछ ले तो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है, याद करना है, डायग्राम बनाना है, आगे लगाना है। चल सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी नहीं बताने, बड़े बड़े क्वेश्चन बात कर रहा हूं। इसके अंदर बच्चों एक फ्लावर का डायग्राम आता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम पढ़ के जाना है। और एक पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, हल्का सा पढ़ के चल जाना। नहीं पूछ रहा है जनरली, नहीं पूछ रहा है इन दिनों, पॉलिनेशन वगैरह नहीं पूछ रहा है, इनमें से ही क्वेश्चन ले रहा है बार बार। बात समझ में आ गई क्या? तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख के जरूर जाना कि है क्या। अगर एग्जाम में हल्का सा भी आ गया तो कम से कम थोड़ा बहुत तो बना पाए। बाकी इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चल सकता हूं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि फर्टिलाइजेशन होता कहां है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता क्या है पहले तो बच्चों ध्यान से सुनना कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यानी मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो गया, फीमेल गैमेट के साथ। अरे किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ क्या हो गया सर, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन होता कहां है फीमेल बॉडी में, तो बच्चों ये याद रखना है फैलोपियन ट्यूब में। ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। फैलोपियन ट्यूब या फिर इसी का नाम होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट। चल सकते हैं आगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस चैप्टर की बात अगर मैं करूं। बाकी असेक्सुअल के पार्ट्स मैंने बता दिए। चल सकते हैं बच्चों। और लास्टली अगर मैं बात करूं तो यहां आपको याद रखना है एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एक तो बच्चों आपको याद रखने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब आप बोलोगे कि सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बच्चों वो मेथड्स होते हैं जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो वो सारे के सारे मेथड्स आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहलाते हैं। एग्जांपल बता दूं, डिटेलिंग डाल रखी है, डिटेलिंग चैनल के ऊपर डाली हुई है। लेकिन अगर इनमें से नॉर्मली जैसे कि आपका एक तो यूज ऑफ कॉन्डम हो गया, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एग्जांपल पहले भी पूछा गया है। कॉपर टी का यूज हो गया, कॉपर टी हो गया, या फिर आपकी पिल्स हो गई, ओरल पिल्स का एग्जांपल भी था, ओरल पिल्स हो गई। तो ये कुछ आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चल सकते हैं आगे। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे चले एसटीडी। एसटीडी, एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसी डिजीज बच्चों जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपको याद रखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती है। वैसे मैंने लेक्चर डाला हुआ है, 4 डिजीज उसमें बताई हुई है, लेकिन बच्चों आपको 2-3 डिजीज याद रखनी है। जैसे कि एक तो आपका एड्स हो गया, और एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है, एचआईवी का पूरा नाम पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पोज करके लिख लेना, इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये आपके दोनों फुल फॉर्म पूछी जाती है। बात समझ में आ गई क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पूछा जाता है। कोनेरिया एक और बीमारी हो गई, सिप्लीज एक और बीमारी हो गई, दोनों बैक्टीरिया वाली बीमारी है। और जबकि एड्स किसकी बीमारी है, आपकी वायरल बीमारी है, वायरस से होती है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? ये लो आपका रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर से एक बार रिकैप करवा दूं मैं आपको कि कहीं ना कहीं हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, 6 पार्ट्स पढ़े, 6 पार्ट्स में कुछ भी याद नहीं रखना है सिवाय के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जांपल्स आप पढ़ोगे काम हो जाएगा। चल सकता हूं मैं, तो एग्जांपल्स पढ़ के जाना है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहता है। आज तक पहले भी जब जब पूछा गया है मेल को, तो मेल को फीमेल के साथ नहीं पूछा गया है।
याद रह जाएगा कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये लो आपका चैप्टर नंबर कौन सा हो चुका है, 8th। आगे चल रहा हूं मैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बच्चों क्या एग्जाम में पूछा जाता है समझना। सबसे पहले तो यहां से मैं वो क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो बिना टले रहते ही नहीं है, ठीक है ना। और वो है आपका ग्लैंड्स वाले एरिया से, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपके रहते हैं प्लांट हार्मोन। कौन से बच्चों? प्लांट हार्मोन रहने वाले हैं। चार तरह के प्लांट हार्मोन है, चारों का मैं नाम बता रहा हूं, और चार तरह के प्लांट हार्मोन है, और यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो बच्चों आपको प्लांट हार्मोन में याद रखना है, एक तो होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है बच्चों। एक आपको याद रखना है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया। एक आपको याद रखना है ऑक्सिन, और एक आपको याद रखना है साइटोकाइन। ये चार हार्मोन है, चारों आपको याद रखना है। ऑक्सिन क्या करता है बच्चों? तो ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, प्लांट की हाइट बढ़ाता है। तो हाइट बढ़ाएगा, ये क्या बढ़ाएगा बच्चों? हाइट बढ़ाएगा, और हाइट बढ़ाएगा मतलब ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन होता है बेटा अच्छा, ये हाइट बढ़ाएगा। अब जब प्लांट की हाइट बढ़ेगी तो हाइट कौन से पार्ट पर बढ़ेगी? जो प्लांट का ऊपर वाला जो हिस्सा है, एरियल पार्ट है। तो बच्चों ये प्लांट की शूट पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चों? प्लांट की शूट के ऊपर पाया जाता है। जैसे इसके ऊपर धूप गिरती है, प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी प्लांट की क्या बढ़ाता है? ये हाइट बढ़ाता है। डन बच्चों, चल सकता हूं आगे। बात करता हूं जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम में होता है। स्टेम में होने का मतलब होता है प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, प्लांट को मोटा करता है ये। तो कहीं ना कहीं जिब्रेलिन क्या करेगा? ये प्लांट की बच्चों स्टेम के अंदर होता है, जो प्लांट की क्या बढ़ाता है? गर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है। तो ये भी क्या कर रहा है बच्चों? ग्रोथ कर रहा है। रही बात साइटोकिनिन की, साइटोकिनिन क्या करता है? ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सेल को डिवाइड करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब मुझे बताओ, प्लांट को सेल को जब डिवाइड करता है तो डिवाइड कहां कहां करेगा? जैसे कि डिवाइड करेगा सर, एक तो फल, जो फल है आपके, फल का मतलब होता है फ्रूट्स हो गए। जैसे कि आपके फ्लावर हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वहां कौन सा हार्मोन होता है आपका? साइटोकिनिन। ये भी क्या कर रहा है बच्चों? ग्रोथ कर रहा है। तो इसका भी आपको याद रखना है, सेल डिवीजन इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है बच्चों? ये ग्रोथ को रिटार्ड करता है। ये क्या करता है? ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देगा। कौन रोक देगा बच्चों? एब्सिसिक एसिड। तो भैया ये भी ग्रोथ कर रहा था, ये भी ग्रोथ कर रहा था, ये ग्रोथ नहीं करता है। तो चार हार्मोन, प्लांट हार्मोन बता दिए मैंने। तीन तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, और चौथा प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। चल सकते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं कि सर अगर प्लांट के अंदर हार्मोन है तो एनिमल्स के अंदर भी क्या होंगे बच्चों? हार्मोन होंगे। और जब बात एनिमल्स की हो रही हो तो बच्चों फिर ह्यूमन कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। ह्यूमन सबसे बड़ा जानवर। बात समझ में आ गई क्या? तो सोशल एनिमल, सोशल एनिमल, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं कि सर ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो पहला मेरा सवाल यह है कि उन हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को सिक्रेट कौन कर रहा है? कौन सिक्रेट कर रहा है? कौन सिक्रेट कर रहा है? तो बच्चों यहां से आपको ध्यान रखना है कि उनको सिक्रेट करती है ग्लैंड्स। कौन सिक्रेट करती है? ग्लैंड्स जो होती है वो हार्मोन को, किसी भी केमिकल को सिक्रेट करती है। याद रहेगा? ठीक है सर। अब ग्लैंड होती है बच्चों दो टाइप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। ग्लैंड होती है आपकी दो टाइप की, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी है बच्चों? एंडोक्राइन है। एक आपको याद रखना है एक्सोक्राइन। तो एक तो हो गई बच्चों एंडोक्राइन, एक हो गई एक्सोक्राइन। मीनिंग समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम में इसका डेफिनेशन लिख सको। एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडोक्राइन का मतलब हो गया बच्चों कि जब भी ये ग्लैंड्स अपना हार्मोन सिक्रेट करेगी तो ये सिक्रेट करेगी एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर मतलब किसके अंदर? ब्लड के अंदर।
यानी कि ये जब भी हार्मोन सीक्रेट होगा तो किसके अंदर सीक्रेट होगा, ब्लड के अंदर सीक्रेट होगा। और ये है बच्चों एक्सो। एक्सो का मतलब ये ब्लड के अंदर सीक्रेट नहीं होगा, ये ब्लड के बाहर सीक्रेट होगा। यानी कि ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन किस में डाले, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो ब्लड में मिक्स कर दे। जैसे जब तुम्हें गुस्सा आता होगा तो गुस्सा अचानक आता है ना, यानी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं हार्मोन किसके अंदर सीक्रेट हुआ होगा, आपके ब्लड के अंदर सीक्रेट हुआ होगा। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारी ब्लड के अंदर सीक्रेट नहीं होते हैं। जैसे कि जब तुम खाना खाते हो तो खाना खाते समय जो तुम्हारे मुंह में जो पानी आता है, जो लार बनती है, क्या वो ब्लड में सीक्रेट हुई या फूड में सीक्रेट हुई? तो बच्चों वो सीक्रेट हुई किसके अंदर, ब्लड के अंदर, यानी कि वो खून से क्या है, बाहर है, ब्लड से क्या है, बाहर है। याद रह जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ग्लैंड से और किस किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहली ग्लैंड का नाम है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। दो तीन नाम याद रख, एक तो नाम याद रखना है, कहां प्रेजेंट होती है ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका फंक्शन क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करना। कौन सा हार्मोन बच्चों, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करना। और इस ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? जाहिर सी बात है सर, बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ओवरऑल क्या होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। दूसरी अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपको याद रखना है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, अब ये थायराइड ग्लैंड कहां होगी सर, थायराइड ग्लैंड होगी नेक के आसपास, गले के अंदर। इसका काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। कौन सा हार्मोन बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है, यानी कि बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिक रेट है उसको ये कंट्रोल करता है। याद रहेगा। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको याद रखना है कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए खाने के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे खाने में जो आयोडीन होता है बच्चों, वो आयोडीन कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए। जितना अच्छी मात्रा में आयोडीन कंज्यूम किया जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हुई आपके खाने में, अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी हुई तो बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन जब ये थायराइड ग्लैंड नहीं बनाएगी तो बच्चों आपका मुंह सूखा सूखा रहेगा और आपको एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम आपको याद रखना है, गॉइटर। गॉइटर क्या है बच्चों, गॉइटर। और इसके सिम्टम्स होते हैं स्वॉलन नेक। ठीक है ना, गला सूखा सूखा रहता है, सूजा सूजा सा रहता है। तो बच्चों ये याद रखना है, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर गॉइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं बच्चों, आगे थर्ड जो ग्लैंड है उसका नाम है पेनक्रियास। कौन सी, पेनक्रियास। अब पेनक्रियास इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि ये दो काम करती है। पेनक्रियास दो काम करती है, एक तो बनाती है इंसुलिन। क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। अब यहां एक छोटी सी बात समझना कि ये जब ग्रोथ हार्मोन है तो ये ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जाएगा मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यानी कि ये आपका आयोडीन से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आयोडीन से रिलेटेड है। और थायराइड ग्लैंड भी इसको कहां डालेगी, ब्लड के अंदर डालेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं अपन पेनक्रियास की। पेनक्रियास बच्चों क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है। और ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है, हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है, उस ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। भैया मतलब पेनक्रियास इंसुलिन कहां डाल रहा है, ब्लड के अंदर डाल रहा है। और पेनक्रियास का एक काम और होता है, पेनक्रिएटिक जूसेस बनाना। और बेटा ये जो पेनक्रिएटिक जूसेस होते हैं ना, ये खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो जूसेस थे ना, ये ब्लड के अंदर नहीं गई, ब्लड के बाहर है। मतलब पेनक्रियाज एक तरीके से एक्सो का भी काम कर रही है और एंडो का भी काम कर रही है। तो बच्चों ये मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल है। किसका, मिक्स्ड ग्लैंड का। इंसुलिन का फंक्शन याद रखना है कि ब्लड का जो शुगर लेवल होता है उसको क्या करती है, ये कम करती है। कौन, इंसुलिन हार्मोन जो होता है। कितनी ग्लैंड्स बता दी, तीन बता दी। आगे चल सकते हैं। सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी की, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, वो आपको याद रखना है लीवर।
क्या बच्चों? लीवर। लीवर क्या काम करता है? लीवर बनाता है बच्चों बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। फंक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में देखेंगे। बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या बनाता है बच्चों? बाइल जूस। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। टेस्टीज रिप्रोडक्शन में काफी डिटेल में पढ़ाया था। तो टेस्टीज का काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। और ये टेस्टोस्टेरोन होता है आपका मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि ये आपकी प्यूबर्टी के टाइम पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं बॉय के अंदर, वो किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस सीक्रेट करता है। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कि टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर क्यों होते हैं? तो मुझे ध्यान देना, स्पर्म सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म सेल्स जब बनती है तो उसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो ह्यूमन बॉडी से थोड़ा सा कम होता है। कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है बाहर से, और स्पर्म सेल्स को बनने के लिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो इस वजह से वो बॉडी से बाहर होते हैं। टॉपिक का पार्ट नहीं है ये। अगला याद रखना बच्चों, ओवरीज। क्या? ओवरीज। ओवरीज का काम होता है बच्चों दो हार्मोन बनाना, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन बनाना किसका काम है बच्चों? आपका ओवरी का काम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना। ये दो हार्मोन होते हैं, ये आपकी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ ग्लैंड्स थी, और आखिरी एक ग्लैंड बची है बच्चों जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये सिक्रेट करती है बच्चों एड्रिनलिन हार्मोन, जिसके बारे में कई बार चर्चा हो रखी है। एड्रिनलिन हार्मोन, ये एड्रिनलिन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है बच्चों, यानी कि इसको आप ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हो। यानी कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपकी बॉडी क्या करती है? ब्लड के अंदर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट कर देती है। अब इस एड्रिनलिन हार्मोन से क्या होता है? हमारी बॉडी की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि यानी कि आप तीन सिचुएशन में चल जाते हो, फाइट, फ्लाइट, फाइट। एक तो आप डर जाते हो, डर जाने के टाइम पर या तो आप फ्लाइट कर जाओ, भाग जाओ, या आप फाइट कर जाओ, लड़ जाओ, करो या मरो जैसी सिचुएशन में ये हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसके बाद जो आप देखते हो कई बार कि अगर जैसे गाड़ी के अचानक अगर ब्रेक लगा है और तो हमारी हार्ट बीट जो तेज हो जाती है, तो वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। याद रह जाएगा। तो हार्मोन का एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। याद रहेगा, हार्मोन का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चल सकता हूं बच्चों मैं आगे स्टार्ट करता हूं कि मेन पार्ट क्या है इसका पूरे चैप्टर का। तो मेन पार्ट है बच्चों आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बच्चों। तो एक मिला मुझे ब्रेन, एक तो मुझे मिला ब्रेन, और एक मिला स्पाइनल कॉर्ड। अब चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे कि सर पूरा का पूरा डिटेलिंग देखेंगे, पूरा का पूरा डिटेलिंग देखेंगे। चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे ना हम, चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहे, चैप्टर पढ़ा रहे बाबू, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे। इधर हम कल जो एग्जाम है ना, एक एग्जाम है हमारा, कल का जो एग्जाम है हाफ ईयरली, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, इसलिए पूरा पूरा ब्रेन नहीं बताऊंगा, लेकिन ब्रेन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, आपको भी पता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है सबको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन हिंड ब्रेन से पूछा जाता है। और हिंड ब्रेन के दो ऐसे सेगमेंट हैं, एक का नाम है बच्चों मेडुला, एक का नाम है मेडुला, एक का नाम है सेरिबेलम। एक का नाम है मेडुला, एक का नाम है सेरिबेलम। अब ये मेडुला क्या करता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला कंट्रोल करता है। और बच्चों इस बात को अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो तुम्हारे को बिल्कुल भी एकदम हेजिटेट नहीं होना है, इसलिए क्या लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट लिखा है बेटा, क्योंकि मेडुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, कुछ लाडले बच्चे बोल रहे हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं बेटा? जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि तेरा जो ब्लड प्रेशर है ना बाबू, ये तेरा ब्लड प्रेशर तेरे कंट्रोल में नहीं होता है। पापा जब अभी लेके आ रहे हो ना, लेट जूते चप्पल से मम्मी बैलन लेके मारेगी ना जब, तो बेटा वो जो समझ रहा है तू, हाँ बस वही, कि वो इनवॉलेंट्री एक्शन में तेरा ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा ना एकदम से, मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, तो बेटा ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे कि जो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है, इंसुलिन यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है।
मेरी बात समझे, हिचकी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जब वॉमिटिंग होती है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये सारे जो एक्शंस जो हम हमारी बॉडी को हम सॉरी वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी बॉडी का हिंड पार्ट, छोटा दिमाग, इधर हिंड पार्ट। और ये हिंड पार्ट में एक सेक्शन होता है बच्चों जिसका नाम है मेडुला, और वो मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। अब बच्चों ध्यान देना, मैं ये जो चल रहा हूं ना, इतनी देर से तुम मुझे देख रहे हो, आदमी जा रहा है, आदमी आ रहा है, आदमी जा रहा है, आदमी जा रहा है, तो बेटा ये जो मैं बैलेंस बनाकर जो चल पा रहा हूं, तुम तो मुझे बहुत दुखी कर रहे हो, लेकिन मैं दुखी हो नहीं रहा हूं, मैं अभी भी बैलेंस स्टेट में यहाँ खड़ा हूं। तो अरे क्या चलोगे भैया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो बच्चों ये जो मैं बैलेंस स्टेट में यहाँ पर खड़ा हूं, तो ये किसकी वजह से हो पाया है? ये सेरिबैलम की वजह से हो पाया है। किसकी वजह से? सेरिबैलम की वजह से। यानी कि ये हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक रखता है, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। यानी कि अगर आप चल भी रहे हो तो दिमाग का काम है। मतलब अगर तुम्हारे को आज के बाद कोई भी अगर बोल दे कि तेरे में दिमाग नहीं है क्या, तो चल के बता देना उसको कि देख मेरे में दिमाग है तभी मैं चल पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आदमी बैलेंस्ड वे में चल रहा है तो बच्चों कहीं ना कहीं वो सेरिबेलम की वजह से ही है। बाकी तुम खुद सोचो कि जब 8 पीएम के बाद जब कुछ लोग लड़खड़ाने लग जाते हैं आफ्टर द स्मॉल कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, तो बेटा उस एल्कोहल के बाद हमारी बॉडी क्या नहीं बना पाती है? हमारी बॉडी बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें सेरिबेलम जो है वो अपना काम करना थोड़ा सा स्लो कर देता है, उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। याद रह जाएगा क्या? तो इसका कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन का सेगमेंट रहता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रह जाएगा? डन, चल सकता हूं मैं आगे? ठीक है सर, ये ब्रेन वाला हिस्सा हो चुका है, जिसमें आपका हिंड पार्ट कौन सा रहेगा? मेडुला और सेरिबेलम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर एक न्यूरॉन का डायग्राम बच्चों पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन, कि न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन का जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ डायग्राम होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और ऐसी इसकी नर्व एंडिंग होती है। मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा बेटा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके सेगमेंट्स आपको याद रखने हैं, न्यूरॉन की फंक्शनिंग आपको पता होनी चाहिए। मैं बस एक की पॉइंट बता दे रहा हूं कि आपको पता है यहाँ न्यूरॉन खत्म हो रहा है, यहाँ न्यूरॉन खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ मेरी नर्व सेल खत्म हो रही है। नर्व सेल जहां खत्म होती है उस पार्ट का नाम होता है नर्व एंडिंग। क्या नाम होता है उसका? नर्व एंडिंग। और यहां पर मेरा दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, यानी द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो दो न्यूरॉन्स के गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेप्स। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, याद रह जाएगा तुम लोगों को? बनाट आग लगा दोगे? ठीक है सर। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपका किसका? इस चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। चले चल सकते हैं आगे? अरे अभी तो आगे बहुत पढ़ना है, अभी तो कितने चैप्टर बाकी है? थर्ड चैप्टर चल रहा है बायो का, 2 चैप्टर हमने केमिस्ट्री के लिए, 5 ही तो चैप्टर हुए अभी तक, 5 ही तो चैप्टर हुए, अभी तो बहुत सारे चैप्टर है, पढ़ते चले जाओ, आगे आ जाओ भैया। ठीक है सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक बच्चों रिफ्लेक्स आर्क और एक रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूं कि जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद हाथों हाथ वहां से अपना हाथ हटा लेते हो कि मैंने किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो उसके बाद सोच के थोड़ी हाथ उठा, मैंने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया फिर मैं सोच रहा हूं अरे यार मेरा हाथ जल जाएगा यार, फिर मैं वहां से हाथ हटाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। आप हाथ लगाते हो, हाथ हटा हटा लेते हो अचानक से, और उसके बाद सोचते हो कि यार अभी तो मेरा हाथ जल जाता। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बच्चों सुनना मेरी बात, ये आपका हैंड है, हैंड ने टच किया किसी भी एक हॉट ऑब्जेक्ट को। किसको बच्चों? हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, यहां से इंफॉर्मेशन गई, और इंफॉर्मेशन जाती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। यानी आपके हाथों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि ऑब्जेक्ट गर्म है, और वो इंफॉर्मेशन कहां गई बेटा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? सुनना मेरी बात, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है उस मैसेज को कन्वे करे आगे ब्रेन के पास। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है उस मैसेज को आगे कन्वे कर दे ब्रेन के पास। वो ब्रेन वहां से सोचे समझे कि यार ये क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो फिर वहां से एक मैसेज वापस दे कि एक काम कर स्पाइनल कॉर्ड, तू वहां से उसको बोल दे हाथ को कि हाथ हटा दे। यानी कि वो मैसेज आता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से आता है हाथों के पास, और हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं हाथ हटा दो। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो
ऐसा अगर बार बार हो कि हमने किसी भी एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, हमें नहीं पता था, सुनना मेरी बात, अभी ब्रेन को पता नहीं है, अभी ब्रेन को नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट गर्म है। अब यहां से इंफॉर्मेशन गई सीधी किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से पूछने चल जाए कि यार वो हाथ जल रहा है, यार वो हाथ हटा दे वहां से, या फिर क्या करें ब्रेन तू बता, तो बेटा इतने में बहुत टाइम हो जाएगा, और इतने में हो सकता है कि यहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज हो जाए। तो वहां क्या करती है ब्रेन, किसको, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड किससे परमिशन नहीं लेती है, ब्रेन से परमिशन नहीं लेती है, और हाथों हाथ क्या कर जाती है बच्चों, खुद ही रेस्पॉन्ड कर जाती है, खुद ही क्या कर जाती है, रेस्पॉन्ड कर जाती है, हाथों हाथ खुद ही इंफॉर्मेशन दे देती है। ब्रेन को तो पता ही बाद में चलता है, मैंने ऑब्जेक्ट को टच किया, हाथ हटा दिया, और फिर बाद में पता लगा अरे भाई अभी तो हाथ जल जाता है, यानी ब्रेन तक तो इंफॉर्मेशन बाद में गई, स्पाइनल कॉर्ड ने पहले ही क्या कर दिया बच्चों, एक्शन कर दिया। ये एक्शन जो हुआ है, ये ब्रेन को सोचने समझने की जब तक टाइम नहीं मिला, यानी बच्चों इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी आपने दिमाग का यूज नहीं किया है, आपने दिमाग का यूज नहीं किया है, इस एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। यहां से इंफॉर्मेशन यहां गई, स्पाइनल कॉर्ड ने हाथों हाथ, और ये जो आर्क बनकर आया है बच्चों, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बात समझ में आ रही क्या। और इस नर्व का नाम याद करो तो रख देना, इसको सेंसरी नर्व बोलते हैं, इसको मोटर नर्व बोलते हैं, ठीक है ना, जो लेकर जाती है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व याद रखे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क समझ में आएगा। अरे चल सकते हैं आगे, पक्का, कंफर्म, डन। चले प्लांट के अंदर और कुछ बताना है। एक वो छुई मुई का पौधा वाला भी याद रखना, एक मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका नहीं पूछा जाता है, बट हाँ याद रख लेना क्या है, ठीक है। चल सकते हैं बच्चों आगे। तो ये मेन वाला सेगमेंट तो मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता दिया है, न्यूरॉन वाला, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा सारा। प्लांट के अंदर बच्चों कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, वो भी याद कर लो। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, ट्रॉपिक मूवमेंट आपको याद करके जाने हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। बात समझ आ रही क्या, प्लांट के कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जहां पर प्लांट मूव करेगा। मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूं कि बेटा जब प्लांट जो है ना वो लाइट की तरफ मूव करे, जब प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है तो उसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बच्चों, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटो का मतलब लाइट। जब प्लांट हीट की तरफ मूव करे, थर्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थर्मोट्रॉपिज्म। या फिर जब प्लांट अर्थ की तरफ मूव करे, जियो, जियो ये आपके नहीं है, इसको हटा देना, जियोट्रॉपिक। तो जियो मतलब जो वो अर्थ की तरफ मूव करे, जैसे आपने देखा होगा प्लांट की जो रूट्स होती है, रूट्स कहां जाती है, जमीन के अंदर जाती है, अर्थ की तरफ बढ़ रही है। तो बेटा वो जो मूवमेंट है वो है आपका जियोट्रॉपिक मूवमेंट। शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर प्लांट जो है वो पानी की तरफ बढ़ रहा है, हाइड्रो की तरफ बढ़ रहा है, पानी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बच्चों, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि रूट्स नीचे जाती है, जैसे कि प्लांट का शूट लाइट की तरफ जाता है, सूर्य की तरफ जाता है, सन की तरफ जाता है, तो बच्चों वो क्या है आपका, फोटोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक अर्थ की तरफ, हाइड्रोट्रॉपिक पानी की तरफ। एक और होता है बेटा कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक का मतलब है केमिकल की तरफ। जब कोई भी प्लांट का मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट अगर केमिकल की तरफ हो तो उसको बोला जाता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जांपल बता दो एग्जांपल, पिछले साल से पिछले साल, नहीं पिछले नहीं, पिछले साल से पिछले साल क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली के अंदर। क्या क्वेश्चन आया था समझना, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने ऐसा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ा था फ्लावर का, यहाँ पोलन ग्रेन आकर बैठा था, सर भूल गए हम, सर भूल गए हम, सर नालायक बच्चे हम भूल गए, यहाँ पोलन ग्रेन आकर बैठा। यहाँ पर ये जो ओवरी होती है एक केमिकल रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है बच्चों, केमिकल रिलीज करती है। जो केमिकल रिलीज करती है, ये पोलन ग्रेन इधर आता है, ये पोलन ग्रेन नीचे आ गया। पोलन ग्रेन नीचे की तरफ कब आया, पोलन ग्रेन का मूवमेंट ऊपर से नीचे कब हुआ, पोलन ग्रेन का मूवमेंट ऊपर से नीचे तब हुआ जब यहाँ पर केमिकल सिक्रेट हुआ। और यही एग्जांपल पूछ लिया गया कि द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन का मूवमेंट होता है किसका एग्जांपल है, कीमोट्रॉपिज्म का। अगर ये ओवरी केमिकल अगर सिक्रेट ही नहीं करती तो पोलन ग्रेन कभी नीचे आता ही नहीं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे बता दी, याद रहेगा क्या। चल सकता हूं मैं आगे। तो बच्चों ध्यान, एक वो छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, वो कहता है मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत, डोंट टच मी। तो हमने कह दिया कि इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट प्लांट। क्या है बच्चों, टच मी नॉट प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम बता दो, मिमोसा पुडिका। क्या याद रखना है,
मिमोसा पुडिका, इसका नाम याद रखना है, याद रहे तो ठीक है। उसको क्या पता है, टच करते हैं शर्मीला है, शर्मा जाता है, श्रिंक हो जाता है, वो कहता है मुझे मत छुओ, टच मी नॉट प्लांट। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चों ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हो गया है, सारी बातें बता दी है, पढ़ के जाना है, आग लगा देंगे। चलेंगे, ब्रेन तो इंपॉर्टेंट है। चला, सुनना मेरी बात, लास्ट होगा एक चैप्टर जिसका नाम है बच्चों एनवायरमेंट, खत्म कर रहे हैं इस बात को। एनवायरमेंट ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जो मैं बताऊंगा वही आएगा एग्जाम में, अंतर्यामी है हम, अंतर्यामी। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, दो तीन क्वेश्चन है बच्चों एनवायरमेंट के अंदर याद रखना। इकोसिस्टम, सबसे पहला पूछा गया इकोसिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम पता होना चाहिए आपको कि इकोसिस्टम होता क्या है। नालायक बच्चों, इकोसिस्टम होता क्या है? तो हमने ये बताया था कि सर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। पूरा नहीं समझाऊंगा, पूरा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि तुम नालायक जो है पूरा समझने नहीं बैठते हो, हम एग्जाम के लिए बैठे हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है पता होना चाहिए। और इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गया, जैसे लेक हो गया, जैसे रिवर हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? नेचुरल इकोसिस्टम के। याद रखने हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल जो भाई ने बनाया, भाई ने मतलब किसने? हमने। भाई ने मतलब तुम्हारे भाई ने नहीं, भाई ने मतलब होता है हमने बनाया। मैन मेड है बेटा, क्या है? मैन मेड है। मैन मतलब इंसान फ्री था, एक मैन था जो मैड था। मैड था मतलब फ्री था, फ्री था तो उसने कुछ इकोसिस्टम बना दिया जिसका नाम है मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। याद रखना बेटा एक्वेरियम, क्या नाम याद रखना है? एक्वेरियम। इस एक्वेरियम, एक्वेरियम समझते हो, एक वो फिश का टैंक होता है, हम मछलियां लाकर रख देते हैं, अंदर कुछ प्लास्टिक के कुछ घास फूस उगा देते हैं ताकि मछलियों को ऐसा लगे कि हम वास्तव में समुद्र में है नहीं, ठीक है, वास्तव। फिर हम मछलियों को कंफ्यूज करने के लिए उसके अंदर कुछ रंग बिरंगे पत्थर स्टोन्स लाकर रख देते हैं ताकि उनको लगे कि वास्तव में हम किसमें घूम रहे हैं? समुद्र में। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा एक एटमॉस्फेयर सेट करने की, उसको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोला गया। इंपॉर्टेंट है, चल सकता हूं मैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक, फूड चेन क्या होती है, बताने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा बता देगा। फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिख देना, इसमें 10% लो, मैं बस क्वेश्चन लिखवाऊंगा। एक आपको याद रखना है 10% लॉ क्या होता है। नालायक बच्चों लिखते चले जाओ, तुम बैठे बैठे तो ये सो गए, ये कुछ बच्चे ये पड़े पड़े रजाई में सो रहे हैं, ये नालायक। उड़ जाओ रहा, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ बड़ा उड़ जाओ। लिखो, लिख लिख फटाफट, ब्लैक पेन से लिख। 10% लॉ। एक सबसे इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, याद रह जाएगा। ठीक है, 10% लॉ हो गया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो गया। अब जो भाई बताने जा रहा है, आग लगाने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन टल नहीं सकता, ठीक है ना। कल आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा बेटा ओजोन से। मैं शकल मत देके बाबू, क्वेश्चन आएगा ओजोन से, ओजोन लेयर से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओजोन है क्या। तो ओजोन एक लेयर है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला याद रखना है O3। मैं जो बातें बता रहा हूँ बस आखिरी बात है, पढ़ लेनी है तुम्हारे को, है ना। नंबर चाहते हो अच्छे अच्छे तो अच्छी तरीके से पढ़ो। O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा है बेटा? कैसा है बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो, मम्मी कह रही है बच्चा पढ़ रहा है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बात समझ में आ गई क्या? तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, हमें यूवी रेस से बचाता है बेटा। हमें किससे बचाता है? यूवी रेस से। कैसे? ये हमारी अर्थ है सुंदर सुंदर, और बेटा इस तरीके से एक लेयर लगी हुई है बाहर, ओजोन की। किसकी सर? ओजोन की। और ये ओजोन की जो लेयर है बच्चों, हमें यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। सर बचाने जो ऐसा हमारे क्या ही बिगाड़ लेगी अल्ट्रावायलेट रेस? याद रख, याद रख, लिख। अल्ट्रावायलेट रेड बेटा स्किन कैंसर को पैदा करती है, यानी कि ये अगर धरती पर आ जाए सीधी सीधी तो हमारे को क्या कर सकती है? स्किन कैंसर कर सकती है। तो बच्चों ध्यान से सुनना कि हमारे को स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। स्किन कैंसर यूवी रेस से होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। समझ में आएगा? लेकिन अब ये सुनना, एक पॉइजनस और होती है, थोड़ी सी जहरीली होती है। क्या होती है? जहरीली। अब सुनना बनती कैसे है। जब मैं बहुत ऊपर चला जाऊं तो वहां क्या होता है बेटा, ये जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है O3, ये यूवी रेज के कांटेक्ट में आके दो ऑक्सीजन, सॉरी O2, ओजोन नहीं, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है O2, ये क्या करता है? O+O में टूट जाता है।
किसमें टूटा, किसमें टूटा, बता रहे, बता बता बता। ये यूवी रेस की मदद से O प्लस O में टूट गया। अब फ्री ऑक्सीजन तो बेटा रहती नहीं है, अकेली ऑक्सीजन तो रह ही नहीं सकती, उसको डर लगता है, तो वो क्या करती है, पास वाली ऑक्सीजन के पास जाकर रहने लग जाती है कि दीदी मुझे डर लग रहा है, मुझे भी अपने साथ रख लो, और क्या बन जाता है बेटा, O3 बन जाता है। ये ओजोन ऐसे बनती है। पॉइजनस होती है, स्किन कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करती है, अपने लिए अच्छी चीज, जैसी भी है अपनी है, टेढ़ा है पर मेरा है वाली बात है। बात समझ में आ गई क्या? चल सकते हैं बच्चों। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों ये लेयर, ये अगर ये लेयर क्या हो रही है, अभी डिप्लीज हो रही है, टूट रही है, और टूटने के लिए एक गैस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस गैस का नाम मैं बता रहा हूं, वो है बेटा CFC। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CFC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। फिर मुझे कहोगे सर आज आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर ना आया। बेटा ये नजर आ रहा है, देखिए ना, ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन याद रह जाएगा क्या? CFC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। कहां भरी जाती है? AC के अंदर भरी जाती है, फ्रिज के अंदर भरी जाती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर भरी जाती है। याद रह जाएगा क्या? तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बेटा, ये ओजोन लेयर जो खत्म हो रही है CFC की वजह से, तो इसे खत्म नहीं होने देना है। एक UNEP की फुल फॉर्म याद करके जाओगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। बात समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने CFC का प्रोडक्शन क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अरे याद रह जाएगा क्या? और मेरे को याद करने दो, ओजोन लेयर, हाँ ठीक है सर, O3 हो गया, इस तरीके से टूटती है, स्किन कैंसर हो जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरो, ये सारी की सारी बातें अपनी हो गई है। तो ये आपका एनवायरमेंट वाला टॉपिक भी लगभग लगभग हो गया है। अगर मैं बात करूं, इकोसिस्टम हो चुका है, 10% लॉ हो चुका है, फूड चेन हो चुका है, फूड वेब हो चुका है। फूड वेब फूड चेन पढ़ के जाना है तुम्हारे को, मैं नहीं पढ़ूंगा नालायकों, ठीक है ना। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो चुका है आपका, वो एनर्जी डायग्राम, एनर्जी फ्लो चार्ट, एक एनर्जी फ्लो चार्ट होता है बेटा। अरे बताया था, प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शियरी कंज्यूमर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि एक फूड चेन के अंदर 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल ही क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ के चल जाना। बाकी तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद लगा के बैठना, नंबर फिर भी क्या आएंगे, अच्छे आएंगे, अच्छे से पेपर देना है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।